नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी कभी एक दिन की खबरें हमें एकदम अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो पता चलता है कि वो सब मिलकर एक देश के सामने खड़ी चुनौतियों की एक बड़ी उलझी हुई तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए आज इन्हीं कनेक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही आम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी न कभी सोचा हो। कचरे का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे यूं ही फेंक दिया गया हो, सच में उससे भला क्या ही फर्क पड़ जाएगा? तो सबसे पहले आइए जूम इन करते हैं एक अकेली छोटी सी हरकत पर, एक निजी आदत जो जब करोड़ों बार दोहराई जाती है तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। जरा भारत और दूसरे देशों के बीच का ये फर्क देखिए। लंदन में अगर कोई नाली में कॉफी भी फेंक दे तो उस पर लगभग 15,000 रुपए का जुर्माना है। सिंगापुर में तो ये आंकड़ा पहली ही बार में 1 लाख रुपए के पार है। और भारत में यहां कानून तो है, पर उनका सख्ती से पालन शायद ही होता है। और देखिए, यही वो सोच है जो असल में समस्या की जड़ है। मन में एक छोटी सी आवाज आती है, अरे बस एक रैपर ही तो है। लेकिन जब करोड़ों लोग एक ही बात सोचते हैं तो वही एक एक रैपर मिलकर हमारे शहरों, हमारी नदियों और सड़कों को कूड़े के बड़े बड़े ढेरों में बदल देता है। अच्छा, अब एक व्यक्तिगत आदत से जूम आउट करके एक बड़े आंतरिक संघर्ष की तरफ चलते हैं। एक ऐसा युद्ध जो दशकों से चल रहा था, लेकिन अब वो अपने अंत के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो नक्सलियों की रणनीति क्या थी? उनका लक्ष्य था एक रेड कॉरिडोर बनाना, एक ऐसा इलाका जहां सिर्फ उनका नियंत्रण हो और जहां से वो हथियारों के दम पर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर सकें। उनका सीधा सा नारा था, सत्ता वोट से नहीं, बंदूक की नली से निकलती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कितनी लंबी और कठिन रही है। लेकिन 2010 में सीआरपीएफ पर जो घातक हमला हुआ, वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद सरकार ने अपनी कार्रवाइयों को बहुत बड़े पैमाने पर तेज कर दिया और आज दशकों के लगातार प्रयासों का नतीजा ये है कि बड़े बड़े नेता सरेंडर कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये लाल आतंक अब खत्म होने की कगार पर है। अब जमीन की लड़ाई से हटकर सिस्टम के अंदर चल रहे एक संघर्ष पर नजर डालते हैं। ये देश की अपनी रेगुलेटरी संस्थाओं के भीतर की एक लड़ाई है जो दिखती नहीं, लेकिन बहुत ही जरूरी है। इस पूरे मसले को समझने के लिए इस टर्म को समझना बहुत जरूरी है। अर्ध न्यायिक शक्ति का सीधा सा मतलब यह है कि सेबी जैसी संस्थाएं एक अदालत की तरह काम कर सकती हैं। वो सुनवाई भी कर सकती हैं और सजा भी सुना सकती हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। सोचिए, एक ही संस्था है जो नियम बना रही है, फिर वही संस्था जांच कर रही है कि नियम तोड़ा गया है या नहीं, और आखिर में वही संस्था जज बनकर फैसला भी सुना रही है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि एक ही इंसान कानून बनाने वाला भी है, पुलिस भी है और जज भी। इस स्लाइड में ये विरोधाभास बिल्कुल साफ है। अमेरिका में जांच करने वाली टीम और फैसला सुनाने वाली टीम बिल्कुल अलग अलग होती हैं, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। जबकि भारत में सुप्रीम कोर्ट की बार बार की चेतावनियों के बावजूद ये सारी शक्तियां अक्सर एक ही जगह होती हैं, जिससे निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं। जैसा कि ये अदालती मामले दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस ढांचागत खामी पर उंगली उठाई है। उन्होंने सेबी जैसे रेगुलेटर्स को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी जांच और फैसले लेने वाली टीमों को अलग अलग करें। चलिए अब अपना नजरिया और बड़ा करते हैं और देश की सीमाओं के पार देखते हैं कि कैसे एक देश का उठाया गया कदम सीधे सीधे उसके पड़ोसी देश पर असर डालता है। ये स्लाइड हमें वजह और उसके असर का पूरा सिलसिला दिखाती है। हुआ ये कि पाकिस्तान के साथ हाल में हुई हिंसक झड़पों के जवाब में, जिसमें कई अफगान मारे गए थे, अफगानिस्तान ने एक रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने कुनार नदी पर एक बांध बनाने के प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के लिए तो ये बांध एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ लगभग 1.5 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बल्कि 45 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। मतलब ये उनकी फूड और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक का फायदा दूसरे के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। ये बांध पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी के बहाव को कंट्रोल करेगा, जिससे वहां के एक पूरे प्रांत की खेती और पीने के पानी की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। और अब हमारे आखिरी जूम आउट के लिए हम देश को विश्व शक्तियों के बीच चल रहे एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम के ठीक बीच में रखकर देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए।
45 अरब डॉलर। अगर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करना पड़ा तो देश पर हर साल इतना बड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। ये ग्राफ बिल्कुल साफ दिखाता है कि भारत किस मुश्किल में फंसा है। एक तरफ सस्ता रूसी तेल है जिस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है, और दूसरी तरफ है बहुत महंगा ग्लोबल मार्केट। ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। ऐसा भी नहीं है कि भारत ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। अमेरिका के कहने पर उसने ईरान और वेनेजुएला दोनों से तेल खरीदना बंद कर दिया था। लेकिन रूस का मामला थोड़ा अलग है। रूस के साथ भारत की दशकों पुरानी दोस्ती है और यही बात इस फैसले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। और इस पर रूस का नजरिया क्या है? उनके लिए ये सिर्फ पैसे या तेल का मामला नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान और उनकी संप्रभुता के सिद्धांतों का सवाल है। और अब चलिए इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हम वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था, एक सबसे छोटी, सबसे निजी हरकत से। और ये यात्रा हमें एक वैश्विक टकराव तक ले आई है। ये दिखाता है कि एक देश एक ही वक्त में कितने अलग अलग और कितने बड़े स्तर की चुनौतियों का सामना करता है। और हमारा ये विश्लेषण इसी एक बड़े सवाल पर आके खत्म होता है। हमारी अपनी छोटी छोटी आदतों और देश के अंदरूनी संघर्षों से लेकर पड़ोसियों के साथ विवादों और दुनिया की बड़ी ताकतों के दबाव तक, कोई भी देश इन सभी एक दूसरे से जुड़ी चुनौतियों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। सच तो ये है कि यही सबसे बड़ी चुनौती है।